नमस्कार। 11वीं कक्षा की पुस्तक राजनीति विज्ञान का पाठ 2 जिसका नाम है स्वतंत्रता, आज हम उसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 पहले ही कराया जा चुका है जिसमें आपको स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट किया गया था, उसका शाब्दिक अर्थ भी और उसका सही अर्थ भी। शाब्दिक अर्थ में हमने जाना था कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्रता है। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर कुछ करता है तो फिर उसको हम मनमानी कहते हैं। समाज में रहते हुए व्यक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो स्वतंत्रता का सही अर्थ भी वहाँ हमने जाना था, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान है। तो आज इसका भाग 2 करेंगे, आगे वाला पाठ हम करेंगे और आज हम करेंगे स्वतंत्रता की विशेषताएं। स्वतंत्रता की विशेषताएं हम तभी कर सकते हैं जब आपने स्वतंत्रता के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ लिया। अगर आपको स्वतंत्रता का अर्थ आ गया है तो कोई आपसे पूछे कि उस अर्थ के आधार पर आप 5 या 6 बातें जो आपकी समझ में आई हैं वो बताएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो विशेषताएं वही चीज होती हैं। तो उस अर्थ के आधार पर जो हमने सीखा है वो स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं। और वो क्या क्या हमने सीखा है, उसमें पहला है किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्र। अगर आप ये कहें कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है तो वो स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं है। मतलब आपके ऊपर बंधन होने चाहिए। अगर आपके ऊपर बंधन नहीं होंगे, अगर आपको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आप तानाशाह बन जाएंगे या फिर अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। तो इस पहले वाले अर्थ से हमें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि नंबर 1 वाली जो बात है विशेषता, कि किसी प्रकार के बंधन का न होना स्वतंत्रता नहीं। दूसरा, उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही बंधन होने चाहिए, लेकिन जो बंधन है वो उचित होने चाहिए और न्यायपूर्ण होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके ऊपर अपनी मर्जी से बंधन लगा दिया जाए, वो स्वतंत्रता नहीं। बंधन ना हो तब स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है कि बंधन होने चाहिए लेकिन वो उचित हों और वो न्यायपूर्ण। नंबर 3, स्वतंत्रता सभी के लिए समान होती है। स्वतंत्रता किसी एक विशेष व्यक्ति को या फिर विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दी जाती है, बल्कि सबको दी जाती है। नंबर 4, स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ये हम जान चुके हैं शुरू में ही, जहां से हमने शुरू किया था कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो उसका विकास नहीं हो सकता अगर उसको स्वतंत्रता ना दी जाए। 5वां, स्वतंत्रता का प्रयोग केवल समाज में रहकर ही किया जा सकता है, समाज से बाहर, क्योंकि जो स्वतंत्रता मिली हुई है आपको वो समाज ने दे रखी है। तो समाज में रहकर उसका प्रयोग किया जा सकता है, समाज से बाहर उसकी कोई अहमियत नहीं। 6, व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो उचित हैं और जो करने योग्य हैं। ये पीछे हम जब स्वतंत्रता का सही अर्थ कर रहे थे तो उसमें हमने ये जाना था कि वही काम करने चाहिए जो उचित हैं तथा जो करने योग्य हैं। 7वां है, व्यक्ति को वे काम नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचे। अगर आपके किसी काम से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है तो आप वो काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता की 6-7 विशेषताएं बताई जा सकती हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट इसी में हम क्या करेंगे, आज स्वतंत्रता के प्रकार होती कितने प्रकार की है स्वतंत्रता वो जानेंगे। उसमें पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा, अगर आप देखें तो प्रकृति ने व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन, कई बार आप सोचते हैं कि बंधन समाज में जब आप रहते हैं तो आपके ऊपर अनेक प्रकार के बंधन लगाए गए हैं, ये मत करो, ये मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो। वास्तव में अगर आप देखे जाए तो ये बंधन प्रकृति ने नहीं लगाए। वास्तव में ये जो बंधन है ये समाज ने लगाए हैं, जिस समाज में आप रहते हैं। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता की।
तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया, इसलिए अपनी इच्छा से वह जो चाहे कर। प्रकृति ने व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन। अगर आप जाएं प्रकृति में, जंगलों में जाए, तो वहां आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने इस स्वतंत्रता की आलोचना की। इस स्वतंत्रता की आलोचना क्यों की है? क्योंकि प्रकृति में कोई बंधन नहीं होता, इसलिए प्रकृति में सिर्फ वही व्यक्ति जीवित रहता है जो बलशाली है, और जो बलशाली नहीं है वो जीवित नहीं रह सकता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो है समाज में रहता है, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी वहां पर अपना विकास कर सकें। इसलिए ज्यादातर विद्वानों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि प्रकृति में किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। ये क्या है? राज्य या देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। आप कहेंगे कि ये समझ में नहीं आया। देश के कानून, देश का कानून क्या है? संविधान या फिर दूसरे जो समय समय पर न्यायपालिका द्वारा पास किए, उनके द्वारा जो आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान द्वारा, अगर आपने संविधान पढ़े हैं, उसमें मौलिक अधिकार हम आगे पढ़ेंगे। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की, जो आपको 6 प्रकार की जो संविधान के अनुसार स्वतंत्रताएं मिली हैं उनको हम नागरिक स्वतंत्रता कहेंगे, क्योंकि वो आपको संविधान ने दी। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, ये आपने याद रखनी है। 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं? देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पहली है देश के किसी भाग में रहने की स्वतंत्रता। दूसरी देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। है बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं, तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा मतलब सम्मेलन कर सकते हैं या कहीं बैठक कर सकते हैं, लेकिन वहां हथियार लेकर नहीं जाने। है संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 6 है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार देश के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इन स्वतंत्रताओं को हम नागरिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उसका पेट ना खराब हो और उसको बेरोजगारी की चिंता नहीं सतानी चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर मिले। इसमें महिला और पुरुष का ये नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को हम ना दें। सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये जो सबसे जरूरी है आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को भूख की चिंता नहीं सतानी चाहिए और उसको साथ में बेरोजगारी का डर भी नहीं होना चाहिए। चित्र आप देख रहे हैं कि भूख जो होती है वो किस प्रकार की होती है। गरीब बच्चे हैं तो इनके लिए रोटी का जो महत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी हम करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे ये नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को शासन कामों में भाग लेने से रोक दिया जाए। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग शासन कामों में केवल तभी भाग ले सकते हैं जब उन्हें निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार, जब उनको, लेकिन अब ये तो कह दिया हमने कि सभी लोगों को शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन शासन कामों में भाग लेने के लिए उनको कुछ अधिकार भी तो देने पड़ेंगे। जब तक आप उनको वो अधिकार नहीं देंगे तब तक लोग शासन कामों में भाग कैसे ले सकते? तो इसके लिए कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे तभी वो भाग लेंगे। तो राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक है
वोट देने का अधिकार। अगर आप लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे तो ये वोट देने का जो अधिकार है वो बिना किसी भेदभाव से दिया जाना चाहिए। स्त्री पुरुष सभी को दिया जाना चाहिए, जिसको हम सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। आप देख रहे हैं ये चित्र, इसमें सभी को देखो वोट डालने जा रहे हैं, फिर वो चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद ये मिलना चाहिए सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के। ये भी आप देख रहे हैं, ये चुनाव लड़ने का अधिकार है। नेताजी एक कार्टून में दिखाए गए हैं, चल रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं सभी। ये भी उन्हीं का ही एक चित्र है, देख रहे हैं। इसमें किस तरह से नेताजी हैं वो मतदाता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके पांव भी छू रहे हैं। तीसरा अधिकार है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। ये नहीं होना चाहिए कि देश में एक ही राजनीतिक दल हो, हर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो अपनी विचारधारा के अनुसार उनको अलग अलग राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होना चाहिए। और चौथा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। अगर लोग सरकार के कामों से संतुष्ट न हों तो उनको सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि सरकार को अपनी गलतियों का पता चल सके। तो ये कुछ अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग ले सकते हैं। ये भी दिखा रखा है आपने सरकार की आलोचना करने का। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ चाकू, छुरी, कैंची की धार तेज की जाती है। और इधर ये नेताजी अपनी जीप निकाल कर खड़े हैं, जरा तेज कर दो, भाषण देने जाना है, यानी कि सरकार की आलोचना करनी है या फिर विरोधी दलों की आलोचना करनी है। तो इस प्रकार सभी लोगों को आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। पांचवी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको हम पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। क्या है पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं तथा जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। जो सिर्फ व्यक्ति से संबंध रखते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति पर जिनका प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन कामों को करने की व्यक्ति को छूट होनी चाहिए। अब वो काम कौन से हैं? बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी। जैसे खान पान, खाना पाना, व्यक्ति खान पान, खाना पीना या पहनना, ये व्यक्ति का अपना मामला है, इसमें वो किसी की दखलंदाजी पर। विवाह है जैसे, तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ऐसी स्वतंत्रता को हम कहेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 6 है धार्मिक स्वतंत्रता, इससे आप भली भांति परिचित है, रिलीजियस लिबर्टी हम इसको कहेंगे। क्या है ये? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 3 बातें इसमें हम आ रही है। अपनी इच्छा से, क्योंकि जो धार्मिक धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला होता है, तो व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि वो धार्मिक स्वतंत्रता जो धर्म से संबंधित होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं हिंदू रीति रिवाज में पूजा जो है वो किस तरह से की जाती है, और ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, यहाँ पर नमाज अदा करने का नियम है, तो वो नमाज अदा करते हैं। सबके पूजा पाठ करने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग होता है, और उसी हिसाब से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 7 है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता जिसको हम मोरल लिबर्टी भी कहते हैं। क्या है ये नैतिक स्वतंत्रता? नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत, धर्म अधर्म के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी। बुद्धि और विवेक 2 बातें आ रही हैं, आपका दिमाग और आपका विवेक, जो आपको बताता है क्या सही है क्या गलत। कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से सही गलत, धर्म अधर्म के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 8वां है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसको हम नेशनल लिबर्टी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं। जब आप ये कहेंगे कि एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो तब हम कहेंगे कि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एक देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
तो ये स्वतंत्रता के प्रकार थे जिनको आपने अच्छी प्रकार से देखना है और सुनना है। भाग 3 आगे हम बाद में कराएं। नमस्कार।